यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अभी तक आपने बहुत सारे टॉपिक है वो रिवाइज कर लिए होंगे। कैपिटल गेन कर लिया होगा, पीजीबीपी कर लिया होगा, टैक्स रेट कर लिया होगा, बहुत सारे टॉपिक आपने कर लिए होंगे। अब एक चीज समझना, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आया कि सर ये वाले नोट्स हमको दे दो पीडीएफ फॉर्म में। बेटा ये पीडीएफ फॉर्म आपको नहीं मिल सकती। आपको अगर ये बुक चाहिए तो आप भंवरपुराना.com पे जाके और इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है, 300 रुपीज का कोई कॉस्ट है अप्रॉक्स। उसमें देखो 300 में से मैं बताऊं 200 प्लस तो हमारा प्रिंटिंग का कॉस्ट है और कुरियर का कॉस्ट मिला के हमको कुछ भी नहीं मिलता है करके, ठीक है। उल्टा हम इसमें लॉस में है, तो आप वहां से ले सकते हो। एज वेल एज अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड के पास, किसी के पास ये कॉम्पैक्ट अवेलेबल है इंटरमीडिएट का, तो उससे आप क्या ले लो, जेरोक्स ले लो करके, और जेरोक्स लेके आप यूज कर सकते हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है? तो मैं बताऊं, जो इनकम किसी और हेड में नहीं जाती, मतलब जो इनकम सैलरी में नहीं जाती, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती, बिजनेस में नहीं जाती, वो तुम्हारे आईएफओएस में जाती है। अब आईएफओएस में कौन कौन सी इनकम जाती है? जैसे गिफ्ट है तो वो आईएफओएस में जाएगा। अब एक चीज समझना, गिफ्ट के बारे में दो तीन चीजें जो आप ध्यान रखना हमेशा। सबसे पहली चीज, अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, अगर कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, कभी भी मिले एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है, इट विल बी ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। वो हमेशा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर वो कैश में मिला है, मतलब मनी में मिला है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर वो काइंड में मिला है तो 5,000 रुपया या उससे ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर 5,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, बट 5,000 या उससे ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर कोई गिफ्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से मिला, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अदर गिफ्ट आपके आईएफओएस में जाते हैं। अब एक चीज समझना, आईएफओएस में ये चार्ट जो दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करना। ये चार्ट आप ऐसे बुक लेके समझना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है आपको रिसीवर को, या अगर कोई असेट आप लो कंसिडरेशन पे खरीदते हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, तो एक सेक्शन है 56(2)(10) वो लगती है। अब एक चीज समझना, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, तो उस केस में बेटा 56(2)(10) है वो नहीं लगता, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो। अब क्वेश्चन ये आता है, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? एम का मतलब अगर आपको मैरिज पे मिलता है, आर का मतलब अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, आई का मतलब इनहेरिटेंस में मिलता है, डी का मतलब इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में मिलता है, एच का मतलब अगर मान लो आपको हॉस्पिटल से मिलता है, यू का मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, टी का मतलब आपको ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को कोई मिलता है करके, ठीक है। एलए का मतलब अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी से मिलता है, और आईटीसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल ने किसी प्राइवेट ट्रस्ट को गिफ्ट दिया, और वो प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बना रखा है। मैंने क्या बोला? अगर किसी ट्रस्ट को गिफ्ट मिलता है किसी इंडिविजुअल से, और वो ट्रस्ट उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है, तो उस केस में बेटा यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आईटीसी, यहां पे टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी फंड है, ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है, देखो उनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा। अगर उनको गिफ्ट मिलता है, मिस हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी वगैरह, उनको गिफ्ट मिलता है तो भी 56(2)(10) नहीं लगेगा। और सी का मतलब होता है जो अमलगमेशन डीमर्जर होता है। अमलगमेशन डीमर्जर में जो भी आपको असेट मिलती है, या फिर जो एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पे मेंबर को असेट मिलती है, होल्डिंग सब्सिडरी को असेट मिलती है, सब्सिडरी से होल्डिंग को असेट मिलती है, तो उस केस में ये 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ऑल पीपल समझने की कोशिश करना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अपन बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, तो पहली चीज आपको ये देखना है कि आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो या नहीं। मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, एम का मतलब मैरिज, आर का मतलब रिलेटिव, आई का मतलब इनहेरिटेंस, एच का मतलब हॉस्पिटल, यू का मतलब यूनिवर्सिटी, टी का मतलब ट्रस्ट, एल का मतलब लोकल अथॉरिटी, आई का मतलब ट्रस्ट को मिला किसी इंडिविजुअल से, और इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया है। टी का मतलब होता है अगर कोई भी ट्रस्ट है या हॉस्पिटल है, उनको अगर गिफ्ट मिला तो करके, ठीक है। और सी का मतलब सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, या तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, या फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, या अमलगमेशन डीमर्जर में, तो उस केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते हो और इसको छोड़ के अगर आप अदरवाइज में आते हो, तो अदरवाइज में देखना पड़ेगा कि आपको गिफ्ट में क्या मिला। अगर आपको गिफ्ट में मनी मिला है और एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के 50,000 से ज्यादा है, इफ यू रिसीव द मनी एंड एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000 इन द प्रीवियस ईयर, तो पूरा मनी है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने क्या बोला? अगर आपको मनी मिलता है और एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000 है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, आपके हाथ में वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मनी नहीं मिलता, आपको मूवेबल असेट मिलती है, बट मूवेबल असेट कवर्ड ओनली 9 असेट, याद रखना, मूवेबल असेट कवर्ड ओनली 9 असेट। ये अगर 9 असेट मिलती है तो ही टैक्सेबल होगा। कौन कौन सा? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या बोला मैंने? शेयर,
शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या बोला मैंने? शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये मूवेबल असेट अगर आपको फ्री में मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इसका 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मान लो ये मूवेबल असेट अगर आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हो, मैंने क्या बोला? ये मूवेबल असेट जो 9 असेट है, इसको अगर आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हो और एग्रीगेट एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है, तो डिफरेंस इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको फ्री में मिलता है, पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लो कंसिडरेशन से खरीदते हो और जब आप खरीदते हो उस प्रॉपर्टी का एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। दो कंडीशन है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो एसडीवी और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो परचेजर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर यहां पे आप बोल रहे हो रिलेटिव से मिला तो टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव में कौन आता है? रिलेटिव दो ही लोगों के होते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के। और इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन होगा? जैसे मैं हूं तो मेरे रिलेटिव में मेरी वाइफ करके, स्पाउस करके, उसके बाद मेरे ब्रदर सिस्टर और ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, वो मेरे रिलेटिव है। मेरे स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और उनकी स्पाउस जो है वो मेरे रिलेटिव है। मेरे मदर फादर है, मदर फादर के ब्रदर सिस्टर, मेरे मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस है, वो मेरे रिलेटिव है। मेरे लीनियल असेंडेंट एंड देयर रिलेटिव मींस मेरे जो दादाजी, नाना जी, दादी जी, नानी जी है, वो मेरे रिलेटिव है। उसके बाद में मेरी स्पाउस के मदर फादर, वो मेरे रिलेटिव है, मींस मेरे सास ससुर, उनके भाई बहन कवर नहीं होते। और मेरी स्पाउस के जो लीनियल डिसेंडेंट एंड देयर रिलेटिव है, वो मेरे रिलेटिव हो जाएंगे, मींस मेरी वाइफ के दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वो भी मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। उसके बाद जो हम दोनों के बच्चे हैं, लीनियल डिसेंडेंट ऑन देयर रिलेटिव मींस मेरा लड़का, उसकी बीवी, मेरी लड़की, लड़की के हस्बैंड करके उनके बच्चे हैं, वो मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और एचयूएफ का रिलेटिव कौन होता है बताएं? एचयूएफ के लिए एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, जो एचयूएफ का कोई भी मेंबर है वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर अगर मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर अपने को फ्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, एसडीवी पर प्रॉपर्टी का 50,000 से ज्यादा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। और लो कंसिडरेशन है तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो अपने हाथ में टैक्सेबल होता है। सर एसडीवी जो है, अगर अपन एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या अपना केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करवा सकते हैं, जैसा हमने कैपिटल गेन में 50C में पढ़ा था? आंसर इज यस। If you are not satisfied with SDV, your case may be transferred to the valuation officer. उसके बाद में एक और चीज समझना, ये सेक्शन 56(2)(10) में आपको टैक्स तभी लगेगा जब जो असेट आपको मिल रही है ना, आपको गिफ्ट में, या आप जो लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो, वो तुम्हारे लिए कैपिटल असेट है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। मिस 56(2)(10) तभी लगता है जब आपको जो असेट मिल रही है वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको असेट कोई भी गिफ्ट में मिली या आपने लो कंसिडरेशन पे खरीदा और आपने अगर आईएफओएस में टैक्स भर दिया, आपने असेट लो कंसिडरेशन से खरीदा या आपको गिफ्ट में मिला और आपको आईएफओएस में आपने टैक्स भर दिया, तो उस केस में जब भी फिर आप उस असेट को बेचोगे तो जिस एफएमवी और एसडीवी पे आपने टैक्स भरा था वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी ड्यू टू सेक्शन 49(4). तो मैंने क्या बोला, अगर कोई असेट आपको गिफ्ट में मिली या लो कंसिडरेशन से खरीदा और आपने आईएफओएस में टैक्स भर दिया एफएमवी या एसडीवी पे, तो जो एफएमवी एसडीवी पे आपने आईएफओएस में टैक्स भरा वो एफएमवी एसडीवी आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और एक सेक्शन होती है 43CA। 43CA सेम ऐसी की ऐसी सेक्शन है जो 50C पढ़ी थी कैपिटल गेन में। एक बात बताओ, कैपिटल गेन में अपन ने एक 50C सेक्शन पढ़ी थी कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हो और सेलिंग प्राइस जो है वो एसडीवी ज्यादा है 110%, तो लेकिन वो तो कैपिटल असेट के लिए लगती थी। अगर बिल्डर पे तो वो सेक्शन नहीं लगती थी, तो बिल्डर के लिए एक सेक्शन बनाई गई 43CA। और ये 43CA है ना, ये पीजीबीपी हेड की सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई बिल्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है, कोई बिल्डर है वो बिल्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है और उसका जो एसडीवी है वो अगर सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो जो एसडीवी है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर पीजीबीपी इनकम। लेकिन अगर वो एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या उसका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस, जैसा 50C में पढ़ा था वैसा का वैसा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सी डेट का हम एसडीवी लेंगे?
एसडीवी डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है, लेकिन अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया है बिल्डर को बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो उस केस में वो अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकता है। अब एक और चीज समझना, मैं बताऊं एसडीवी वाला कंसेप्ट 3 जगह आया, एक तो 50C कैपिटल गेन में आया, एक तुम्हारा 56(2)(10) अभी आईएफओएस में आया, और 43CA जो बिजनेस की सेक्शन है वो भी मैंने यहां पे पढ़ाई। ये तीनों सेक्शन में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ अग्रीमेंट कहां का एसडीवी लेना है, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट, बट अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है या कुछ ना कुछ पैसा मिल गया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन होती है 56(2)(7)B, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी शेयर है, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब अनलिस्टेड कंपनी, ध्यान रखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो शेयर को इश्यू करती है, और वो शेयर को इश्यू करती है प्रीमियम पे, हाई वैल्यू पे इश्यू करती है, शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करती है, तो इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू वो शेयर का है, वो डिफरेंस सीधा उस कंपनी के लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरी कंपनी है बीबी प्राइवेट लिमिटेड। अब बीबी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है और 200 रुपीज में शेयर इशू किया और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपीज है। मींस फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपया है, फेयर मार्केट वैल्यू है वो 12 रुपया है, और मैंने इशू किया वो 200 रुपए में किया, तो देखो प्रीमियम पे इशू किया तो 200 माइनस 12 मींस इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये डिफरेंस जो 188 का है ना, ये 188 का डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा हमारी कंपनी के हाथ में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लेकिन वो सेक्शन तभी लगती है जब रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू किया जाता है, मींस क्लोजली हेल्ड कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो रेजिडेंट पर्सन को इशू कर रही है, तो ही वो सेक्शन लगती है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसका टर्मिनेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है और आपको अपने नॉन एम्प्लॉयर से कुछ कंपनसेशन मिलता है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, कोई बंदा है वो किसी एक कंपनी में काम करता है जैसे XYZ लिमिटेड में, और मैंने उसको बोला कि वो जॉब छोड़ दे, वहां से वो जॉब छोड़ दे, मैं तुझे 10 लाख देता हूं, ठीक है, बट मेरे को ज्वाइन मत कर। अगर उसने मेरे को ज्वाइन किया होता तो मैं उसका नया एम्प्लॉयर होता, मैंने जो पैसा दिया वो तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी माना जाएगा, उसके हाथ में सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन नहीं, वो मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वहां से जॉब छोड़ रहा है, उसके लिए मैंने उसको कुछ कंपनसेशन दिया, तो वो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है डिविडेंड और डिम डिविडेंड। इस साल से डिविडेंड में अमेंडमेंट से ध्यान रखना, ठीक है। देखो, डिविडेंड और डिम डिविडेंड, पहली चीज डिविडेंड है, क्या कंपनी अब डीडीटी भरती है? आंसर इज नो। कंपनी वो डीडीटी वाला फंडा चला गया, अब डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। नाउ डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी से मिला तो भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, फॉरेन कंपनी से मिला तो भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, और कहां टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और टैक्स रेट क्या होती है? नॉर्मल टैक्स रेट। पहले वो 115 बीबीडी है जो 10% वगैरह वो सब हट गया, अभी भैया डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हाथ में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड का मतलब होता है जो डिविडेंड होता नहीं लेकिन उसको डिविडेंड मान लेंगे करके, ठीक है। जैसे सबसे पहला 222A, 222A ये बोलता है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर को असेट बांटती है। डोमेस्टिक कंपनी A4, 222A फॉर असेट, याद रखना 222A। अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटती है, तो जितने की असेट बांटी टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जितना रिजर्व एंड सरप्लस है उस हद तक, टू द एक्सटेंट इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 222A क्या बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को असेट बांटती है, देन टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है वेदर कैपिटलाइज और नॉट, वहां उस हद तक वो डीम डिविडेंड माना जाएगा और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 222B क्या बोलती है बताए? बी का मतलब ऐसे याद रखोगे कि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए, मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलते कोई फायदा नहीं होता। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए या किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया, क्या बोला मैंने? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए या किसी भी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना? टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट, उसका मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख का है और 222A में असेट 12 लाख बांटी, तो 10 लाख डीम डिविडेंड माना जाएगा। बट अगर मान लो असेट है वो 9 लाख की बांटी, तो पूरा 9 लाख है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। 222C क्या बोलता है कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है, सी को ऐसे याद रखो
रखोगे क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है और लिक्विडेशन के टाइम पे जब भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटती है, तो जितनी असेट बांटी दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो जब कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट बांटी, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। 222D क्या बोलता है? डिक्रीज इन द शेयर कैपिटल। बहुत बार कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर देती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, उसको 2 रुपए पे लाया और 8 रुपया शेयर होल्डर को बांट दिया। तो 8 रुपया जो शेयर होल्डर को बांटा, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। उसके बाद में एक चीज समझना, लास्ट सेक्शन 222E बच गई। 222 ABCD और E में कुछ फर्क है। एक तो ABCD है ना, वो ऑल कंपनीज पे लगता है, और 222E है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी पे लगता है। और दूसरा भैया 222 ABCD है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। ये वेदर कैपिटलाइज और नॉट का मतलब क्या होता है? जैसे रिजर्व एंड सरप्लस आपका 10 लाख है और आपने बोनस शेयर पहले इशू कर रखे हैं 5 लाख के, तो बोनस शेयर पहले 5 लाख के इशू किए, मतलब उतना रिजर्व ऑलरेडी आप कैपिटलाइज कर चुके हो, तो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 15 लाख लिया जाएगा, वेदर कैपिटलाइज और नॉट वाला। बट यहां पे 222E में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है, मींस आप 10 लाख ही लोगे, लेकिन वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड लिखा हुआ ना, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आप कैपिटलाइज कर चुके हो उसको भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 10 लाख आपका रिजर्व एंड सरप्लस है और 5 लाख आपने पहले बोनस शेयर इशू कर चुका है, तो आपका 15 लाख है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 222 ABCD, और E के लिए आपको 10 लाख ही लेना है। अब एक चीज समझना, 222E क्या बोलती है? 222E ये बोलती है कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरी तरफ ध्यान दो, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर वो वाला जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसको लोन और एडवांसेस देते हैं, तो वो शेयर होल्डर के हाथ में लोन और एडवांसेस डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कितना पता है? टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर वो शेयर होल्डर को लोन और एडवांसेस नहीं देते बट किसी कंसर्न को लोन एंड एडवांसेस देते हैं, और उस कंसर्न में उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं, लोन और एडवांसेस वो शेयर होल्डर को नहीं दे रहे बट किसी कंसर्न को दे रहे, कंसर्न का मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, उसको दे रहे, और उसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में बेटा वो कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर वो शेयर होल्डर को लोन एंड एडवांसेस नहीं देते, किसी एनी अदर पर्सन को देते, किसी अदर पर्सन को देते, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मैं लोन और एडवांसेस नहीं ले रहा हूं, मेरी वाइफ को लोन दे रहा है या फिर मेरे ड्राइवर को दे रहा है, तो उस केस में वो मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो बड़ा सिंपल है, देखो बेटा, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर होल्डर जिसके पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, या तो इसको लोन और एडवांसेस दिया जाता है शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड। अगर किसी कंपनी को दिया जाता है या पार्टनरशिप फर्म किसी कंसर्न को दिया जाता है, तो कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड, और किसी एनी अदर पर्सन को दिया जाता है तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अब एक बात समझना, अगर कंसर्न को लोन दिया तो मैं बोल रहा हूं कंसर्न के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन कुछ जजमेंट ये बोलते हैं कि शेयर होल्डर के हाथ में ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो आप ये ध्यान रखो, शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो मेरी तरफ देखो, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसने किसी शेयर होल्डर को जिसके पास 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसको लोन दिया, तो या फिर किसी कंसर्न को लोन दिया जिसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या किसी अदर पर्सन को लोन दिया इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे या बेनिफिट पे, शेयर होल्डर के बिहाफ या बेनिफिट पे किसी अदर पर्सन को लोन दिया, तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कितना? टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। जैसे मान लो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है, मुझे लोन दिया वो 15 लाख का दिया, तो 10 लाख डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर मान लो 5 लाख का दिया तो पूरा 5 लाख है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर शेयर होल्डर है वो आज लोन उसको दिया लेकिन 2 दिन बाद उसने वापस रीपे कर दिया, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अगर वो शेयर होल्डर इंटरेस्ट दे रहा है तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, इंटरेस्ट दे रहा है तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। यहाँ डीमिंग फिक्शन है, मींस एक बार लोन दिया मींस इट विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड डिविडेंड। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, 5 चीजें ऐसी है जो डीम्ड डिविडेंड या डिविडेंड नहीं मानी जाती। पहला तो, अगर मान लो कोई कंपनी है वो मनी लेंडिंग के बिजनेस में है, मींस कंपनी का काम ही है मनी लैंड करना, कंपनी का काम ही है लोन देना, तो कंपनी का काम ही अगर मनी लैंडिंग का बिजनेस है और उसने अगर लोन दिया, देन इट वोंट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड। अब एक और चीज समझना, कंपनी ने पहले लोन दिया था और वो पहले डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है, कंपनी ने पहले लोन दिया था वो डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है 222E में। अब कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड देती है, और एक्चुअल डिविडेंड जो दे रही है कंपनी, वो अगर उस लोन से सेट ऑफ मार देती है, एक्चुअल डिविडेंड जब दे रही है उस लोन से सेट ऑफ मार देती है, तो जितना सेट ऑफ मारा वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा ऑब्वियसली। अगर मान लो कंपनी है वो बायबैक ऑफ शेयर करती है तो वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। या फिर जब भी
डीमर्जर होता है, डीमर्जर में वो पता है नई एक कंपनी को तोड़ के रिजल्टिंग कंपनी बनाते हैं और वो रिजल्टिंग कंपनी डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एज वेल एज जो सेक्शन मैंने 222C पढ़ाया और 222D पढ़ाया, 222C और 222D प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं लगता। 222C कौन सा था? क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन के टाइम पे, और D का मतलब डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो 222C और D है वो प्रेफरेंस शेयर के केस में नहीं लगेगा। मींस लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ पैसा मिलता है या डिक्रीज इन शेयर कैपिटल करके और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ पैसा दिया जाता है, तो उस केस में वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, मैंने कैपिटल गेन में आपके लिए एक पॉइंट छोड़ दिया था, दैट इज द लिक्विडेशन। मैंने कैपिटल गेन में आपके लिए एक पॉइंट छोड़ दिया था, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। एक बात समझो, जब भी कंपनी क्लोज डाउन होती है, जैसे कोई कंपनी थी उसका लिक्विडेशन हो गया, कंपनी है वो क्या हो गई? बंद हो गई। तो कंपनी बंद हो गई तो कंपनी असेट बांटेगी शेयर होल्डर को, तो क्या कंपनी के हाथ में ये ट्रांसफर माना जाएगा? कंपनी को कोई कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कंपनी को कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन शेयर होल्डर को लगेगा। लेकिन सर शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो शेयर होल्डर के हाथ में पहला तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। भाई जो भी एसेट शेयर होल्डर को मिली टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, वो उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर को कैपिटल गेन भी लगेगा। कैपिटल गेन निकालने के लिए सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे आएगा शेयर होल्डर के हाथ में? तो उसको कंपनी से कितनी असेट मिली और कितना कैश मिला वो ले लो पहले। जितनी असेट मिली और जितना कैश मिला वो ले लो, और माइनस कर दो जितना डीम डिविडेंड माना जा चुका है, क्योंकि डीम डिविडेंड माना जा चुका है, जितना आईएफओएस में टैक्स हो गया वो माइनस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी योर नेट कंसिडरेशन। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है वो 10 लाख था, मुझे असेट मिली और कैश मिला वो 15 लाख का मिला, तो 15 लाख माइनस 10 लाख ऑलरेडी डीम डिविडेंड माना जा चुका है मेरा करके, ठीक है। तो 5 लाख है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा, और उसमें जो भी मेरे शेयर का कॉस्ट था वो मैं लेस कर दूंगा, जो मेरे शेयर का कॉस्ट था वो मैं लेस कर दूंगा, जो भी बचेगा दैट विल बी द कैपिटल गेन इन माय हैंड। अब एक चीज समझना, यहां शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि लिक्विडेशन के केस में शेयर होल्डर का शेयर खत्म हो जाता है, तो मेरा शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लिया जाएगा पता है? जिस दिन मैंने शेयर खरीदा था उस दिन से लेके और जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में गई उस दिन तक मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा शेयर्स का। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज कॉल्ड योर लिक्विडेशन। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको दो चार चीजें और बतानी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और कौन कौन सी इनकम आती है? गिफ्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिविडेंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बात समझना, अगर आपको इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिलता है, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम मिलता था वो एग्जेम्प्ट था, पता है क्योंकि वो पहले क्या यूटीआई म्यूचुअल फंड उस पर डीडीटी भरते थे, बट इस बार से टैक्सेबल है, तो ध्यान रखना यूटीआई म्यूचुअल फंड से आपको कोई भी इनकम मिलेगा दैट इज द टैक्सेबल। अब एक बात समझना, विनिंग अगर होता है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, गेम शो, कार्ड गेम या फिर हॉर्स रेसेस वगैरह, जो भी विनिंग है वो आपका टैक्सेबल होता है और 30% से टैक्सेबल होता है। अब एक बात समझना, एमपी एमएलए का सैलरी है वो भी आईएफओएस में जाता है, और एमपी एमएलए में एक चीज ध्यान रखना, एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है वो तो टैक्सेबल होगा, बट एमपी एमएलए को अगर वो डेली अलाउंस मिलता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1017। अगर एमपी एमएलए को डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में अवार्ड, अगर आपको कोई अवार्ड मिलती है तो गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिलाता है वो एग्जेम्प्ट है, जैसे भारत रत्न वगैरह मिला या अर्जुना अवार्ड मिला दैट इज द एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर मान लो किसी और से आपको अवार्ड मिलता है इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्रीकल्चर इनकम, एक चीज ध्यान रखना, आईएफओएस में जाता है। अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में लैंड है उससे एग्रीकल्चर इनकम हुआ तो एग्जेम्प्ट है, बट इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उससे एग्रीकल्चर इनकम होता है देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेंटल इनकम देखो, रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो कहां जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर किसी को रेंट पे दिया, आपने किसी को प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर रेंट पे दिया, तो उसका रेंटल इनकम कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब एक चीज समझना, या तो आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, या फिर अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया है बट आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर होते तो रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बट अगर आप ओनर नहीं हो, आपने सब लेट आउट किया है, तो आपके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है कुछ अदर असेट के साथ में और एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है, मैंने हाउस प्रॉपर्टी में ये पढ़ा रखा है, एग्रीमेंट अगर सेपरेबल नहीं है, अगर एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो वो तुम्हारा कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। रॉयल्टी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अब एक बात समझना, जो डायरेक्टर फीस होती है, जो बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं डायरेक्टर, उनको जो डायरेक्टर फीस मिलती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत बार क्या होता है कि प्रोफेसर होते हैं
वो यूनिवर्सिटी के लिए अगर पेपर चेकिंग करते हैं, पेपर बनाते हैं या पेपर चेक करते हैं, पेपर बनाते हैं, सेमिनार देते हैं, उसका उनको कोई फीस मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब एक बात समझना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो एम्प्लॉयर को मिला टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिला टैक्सेबल अंडर सैलरी, अगर एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, अदर पर्सन को मिला है, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन किसको बोलते हैं, ध्यान रखना कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को जो पेंशन मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। अब एक चीज समझना, फैमिली पेंशन जब भी आपको मिलती है उसमें कुछ डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है पता है, जो फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर, मींस जो भी फैमिली पेंशन मिला उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, इतना डिडक्शन मिलेगा, बाकी वाला फैमिली पेंशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर फैमिली पेंशन हमारे जो सैनिक है, सैनिक का मतलब जो मिलिट्री में काम करते हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, और वो अगर अपने ड्यूटी पे रहते हुए शहीद हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे रहते हुए शहीद हो जाते हैं करके, ठीक है, ड्यूटी पे रहते हुए शहीद हो जाते हैं अपनी देश के लिए, और उनके घर वालों को जो पेंशन मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज अगर कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, उसको वीर चक्र या परमवीर चक्र मिला है, वीर चक्र या परमवीर चक्र मिला है, उसके घर वालों को अगर कोई भी पेंशन मिलती है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, इंटरेस्ट अगर आपको कोई मिलता है तो इंटरेस्ट कैसे टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। तो इंटरेस्ट में एक चीज ध्यान रखना, अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 का इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा, मैं कैपिटल गेन में भी बता चुका हूं। दूसरा, अगर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इसका इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा, और रिलीफ बॉन्ड्स बाय आरबीआई उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। एक और चीज समझना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा। एक और चीज समझना, अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 3,500 पर एनम आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपीज इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो अगर आपका सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है तो 3,500 पर एनम है वो एग्जेम्पशन मिलेगा, ज्वाइंट अकाउंट के केस में 7,000 पर एनम एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आपको लेट कंपनसेशन मिलता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे, और उसका कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो 50% है, वो टैक्सेबल होता है, मैं ऑलरेडी कैपिटल गेन में बता चुका हूं। बाकी जितने भी इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएंगे। अब एक और चीज समझना आप लोग, ये ध्यान रखना, सर अगर कोई इनकम है वो आईएफओएस में आ रही है तो उसके सामने खर्चे अलाउ होंगे या नहीं, तो देखो इनकम अगर टैक्सेबल है तो खर्चे अलाउ है। जैसे इनकम टैक्सेबल, रॉयल्टी का इनकम टैक्सेबल है, तो मैंने रॉयल्टी का इनकम टैक्सेबल है मेरी, मान लो मैंने एक बुक लिखी करके, ठीक है, प्यार के साइड इफेक्ट, और उसका रॉयल्टी मेरे लिए टैक्सेबल है, तो भैया रॉयल्टी वो बुक लिखने के लिए मैंने किसी पर्सन को हायर किया था तो उसका सैलरी वगैरह दिया, तो वो सैलरी वगैरह क्या अलाउ हो जाएगा, आंसर इज यस, वो सैलरी अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम टैक्सेबल है तो उसके सामने खर्चे अलाउ हो जाएंगे। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसके खर्चे क्या होंगे, इग्नोर करने। एक और चीज समझना, इनकम अगर विनिंग का है तो विनिंग के सामने जो खर्चे है वो इग्नोर होते हैं, विनिंग के सामने जो खर्चे है वो आपको इग्नोर करने हैं। एक और चीज समझना, इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन, आपको इंटरेस्ट मिलता है लेट कंपनसेशन पे तो उसके सामने 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मींस 50% इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अब एक और चीज समझना, ये इस साल का अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट ये है कि अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिलता है तो डिविडेंड यूटीआई म्यूचुअल फंड अभी टैक्सेबल होता है इनकम, ये इसके सामने सिर्फ एक ही खर्चे का डिडक्शन ले सकते हो, वो भी इंटरेस्ट का। जैसे मैंने लोन लेके और शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लोन लेके शेयर और म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो वो लोन का इंटरेस्ट में पे करूंगा ना, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी डिविडेंड की इनकम है या यूटीआई म्यूचुअल फंड से जो इनकम हुई उसका 20% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका इनकम का 20% से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैंने एक लोन लिया 1 करोड़ का, उस पे इंटरेस्ट जा रहा है फॉर एन एग्जांपल 5 लाख रुपीस, ठीक है। अब एक बात समझना, इस साल मुझे डिविडेंड का इनकम हुआ 20 लाख, तो 20 लाख डिविडेंड का इनकम, क्या 5 लाख पूरा लेस होगा, नहीं, 20 लाख का 20% कितना होता है 4 लाख, तो मैक्सिमम मैं 4 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता हूं, और 16 लाख है वो मेरा इनकम हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 58 ये बोलती है कि कुछ खर्चों का आपको आईएफओएस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला तो कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आईएफओएस में नहीं डाल सकते। दूसरा एक चीज समझना, अगर आपने इंडिया के बाहर किसी को सैलरी पेमेंट किया या इंटरेस्ट पेमेंट किया तो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने अगर उसका टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप किसी को भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो तो उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। और अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का, तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, उसी से आप पेमेंट कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस।
सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहां पे तुम्हारा IFRS टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। मेनली आप ध्यान रखना, डिविडेंड है, डीम डिविडेंड है और गिफ्ट वाली सेक्शन है, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। अब एक और चीज समझना, आगे कुछ लेक्चर है, जैसे मैं वापस बोल रहा हूं, सैलरी का लेक्चर है करके, ठीक है, एंड डिडक्शन का लेक्चर है, वो अभी आपका पुराना वाला ही वापस रीअपलोड होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, उसमें जहां पे कुछ चेंजेस है वो मैं चेंज डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। एक ही चेंज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लूंगा या फर्स्ट कमेंट में लिख लूंगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट है उसको ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।